नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी हाल में ही दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा नवीन कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों उन्होंने उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की डेट को घोषित कर दिया है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 6 अप्रैल 2025 को। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा इस परीक्षा को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसकी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या इसके सिलेबस में बदलाव हो सकता है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या चेंज हो सकता है, इन सभी सवालों के दोस्तों आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आपके पास तकरीबन 6 महीने का समय रहने वाला है, 6 अप्रैल 2025 के हिसाब से अगर हम लगाएं। हालांकि दोस्तों अभी भी डेट ये प्रस्तावित है, इसमें भी परिवर्तन संभव है, लेकिन आप दोस्तों ये मान के चले कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट को होगा और पर्याप्त तो दोस्तों आपके पास समय है इस तरह की परीक्षा को निकालने के लिए। इसके बाद फिर आपका मेंस परीक्षा होगी। ध्यान रहे दोस्तों, 2 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है, केवल एक चरण से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनिंग और मेंस दोनों को दोस्तों आपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों आज हम डिटेल में इस परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में। आज हम दोस्तों डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा ये दोस्तों एक तरह का स्क्रूटनी टेस्ट है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, छठवीं परीक्षा। ये परीक्षा दोस्तों आपको मेरिट के आधार पर दोस्तों क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसमें न्यूनतम मार्क्स का भी क्राइटेरिया रहेगा इस बार, और साथ ही साथ आपको दोस्तों इसको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेरिट में भी दोस्तों आना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका मुख्य परीक्षा होगी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में दोस्तों कंसीडर नहीं होंगे। आपका जो चयन का आधार होगा, फाइनल चयन का आधार होगा दोस्तों, वो मुख्य परीक्षा होगी। लेकिन जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आज हम स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में ही डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या स्क्रीनिंग का परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें बदलाव हो चुका है, क्या इसका परीक्षा पैटर्न चेंज होगा। तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही दोस्तों ये जो सिलेबस है वो यूकेपीएससी की वेबसाइट में दोस्तों अपलोड किया गया है। तो इसमें दोस्तों अभी फ़िलहाल कोई भी परिवर्तन संभव नहीं दिखाई देता है। 90% चांस है कि दोस्तों यही आपका सिलेबस देखने को मिलेगा। 10% में इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि यूकेपीएससी कुछ टॉपिक्स को इसमें ऐड कर दे, जैसे कुछ नवीनतम जैसे खोज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा दोस्तों जो चीज़ें चले आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी समय से यही सिलेबस चला आ रहा है। हालांकि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो ज़्यादा नहीं हुई है, इससे पहले 1-2 बार ही हुई है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना ना के बराबर ही प्रतीत होती है, क्योंकि हाल में ही इसके सिलेबस को अपलोड किया गया है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस होते तो फिर यूकेपीएससी इसको अपलोड नहीं करता। अभी इन्होंने हाल में ही उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का सिलेबस को अपलोड किया, साथ ही अन्य परीक्षाओं के सिलेबस भी दोस्तों इन्होंने अपडेट किए वेबसाइट में। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने उत्तराखंड प्रवक्ता का डिटेल सिलेबस भी, स्क्रीनिंग परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को इन्होंने अपडेट किया है। तो फिर ऐसे में संभावना रहेगी कि कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन फिर भी जो फॉर्म आएंगे तो उससे और ज़्यादा ये चीज़ पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि 100% तभी जाके पता लगता है, अभी से कोई कह नहीं सकता। ठीक है, तो अब थोड़ा स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की दोस्तों ये परीक्षा होने वाली है। पूरी तरह से आपके इसमें एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 रहेगी, अधिकतम अंक भी 150 रहेंगे। समय अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी। विषय क्या रहने वाला है? शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य ज्ञान, यानी कि आपसे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। अब सबसे पहले इसके दोस्तों हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस की दोस्तों बात करें तो इस पूरे सिलेबस को दोस्तों 5 खंडों में डिवाइड किया गया है। बात करेंगे खंड नंबर 1 की, जिसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इसको वेटेज दिया गया है 40 मार्क्स का, जो कि हाईएस्ट है। इसमें दोस्तों आपसे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ज़्यादातर फैक्चुअल है और जो कि अच्छा भी है पढ़ने के हिसाब से। ज़्यादातर पार्ट इसी से आता है। फिर इसके बाद आपसे शिक्षण दक्षता, कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न, वैल्यू एजुकेशन से संबंधित प्रश्न, कक्षानुशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान, शिक्षा में कंप्यूटर,
कंप्यूटर शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, इसके अलावा शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ। आप क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आपने उत्तराखंड एलटी की अभी प्रिपरेशन करी होगी तो काफ़ी हद तक दोस्तों ये सिलेबस उत्तराखंड एलटी के सिलेबस से कवर हो जाएगा। अगर आपने किया नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। हमने इस पर दोस्तों काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर हम और भी वैल्यूबल बेहतर क्लासेस लेकर आएंगे, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट रह गया होगा तो उसको हम करेंगे और भी बेहतर क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की ये आपका सिलेबस दोस्तों रहेगा। इसके बाद बात करेंगे खंड 2 जो कि आपका रहेगा जनरल नॉलेज से संबंधित। अब जनरल नॉलेज में अगर आप देखें तो यहाँ पर 35 मार्क्स का वेटेज है जो कि अपने आप में ज़्यादा है। इसके बाद इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। खेल कूद मनोरंजन से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। भारत का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों पार्टों में आएगा। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय निर्माणकारी गतिविधियाँ। इसके अलावा आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंडियन हो चाहे वर्ल्ड हो। प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, उनके संरक्षण और संवर्धन की विधियाँ। भारतीय संविधान आपसे पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 स्पेसिफिक टॉपिक हैं। स्पेसिफिकली इनको अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एलटी में भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आपने एलटी का एग्ज़ाम दिया है, नहीं भी दिया है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप दोस्तों इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकारों से संबंधित संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, अन्य संगठन, एक लाइन से दोस्तों आपको एक पर्टिकुलर बुक्स में सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है। इसके अलावा जनरल साइंस भी दोस्तों पूछी जाएंगी। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, एनवायरनमेंट भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इकोनॉमिक्स दोस्तों आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपका एक तरह से सिलेबस है जो कि जनरल नॉलेज से दोस्तों संबंधित है। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी। इसको 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। तो इसमें आपसे सामान्य भूगोल यानी कि उत्तराखंड की भूगोल पूछी जाएगी। उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा, इसमें भी प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल रहेगा। इसके अलावा यहाँ के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ का वन्य जीव संरक्षण, पार्क, अभ्यारण्य, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य पूछा जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृति, यहाँ के प्रमुख आंदोलन, आर्थिक विकास, यहाँ की विकास परक योजनाएं, SC ST के संबंध में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ के करंट अफेयर्स, खेल कूद, मनोरंजन, इससे संबंधित दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ऊपर से लेके नीचे तक आप देख सकते हैं हाईएस्ट वेटेज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को है, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज को है, फिर देन उत्तराखंड नॉलेज को है। तो धीरे धीरे वेटेज कम होता चला जाएगा। फिर इसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसको थोड़ा लेस वेटेज है, पूर्णांक 25 है। क्लियरली ऊपर से लेकर नीचे तक आपका वेटेज घटता चला जाएगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छा यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आप पिछले प्रवक्ता स्क्रीनिंग की दोस्तों हम बात करें तो वहाँ पर बहुत अच्छा दोस्तों ये रीजनिंग और मैथ्स दोस्तों पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपसे प्रॉफिट लॉस के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, समय, कार्य, वेतन, समय, दूरी, LCM SCF इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास रीजनिंग से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपको रहेंगे। इसके अलावा जैसे रेलगाड़ी, नाव और धाराएं, कैलेंडर वाले प्रश्न, वैन आरेख वाले प्रश्न, ठीक है, ग्राफ वाले प्रश्न, मीन, मीडियन, मोड, रेंज वाले प्रश्न, ये संबंधित प्रश्न दोस्तों आपसे आ सकते हैं। तो ये अच्छा और डिटेल सिलेबस है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी भी दोस्तों आपसे 20 मार्क्स की दोस्तों पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी को भी दोस्तों इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है, क, ख, ग, घ, ण। तो आप देख सकते हैं क पार्ट में पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय है, वर्तनी शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, समास, समास विग्रह है, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो आप ये मान के चले कि 4-4 मार्क्स का हर एक सेक्शन, सब सेक्शन से आएगा।
तो 4 पंजे 20 बन जाता है। तो इस तरह से आपकी हिंदी दोस्तों यहाँ पर बनती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये आपका 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का दोस्तों ये पेपर बन जाता है। ओके, तो आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपका दोस्तों सिलेबस रहेगा। तो अब वैसे ही ऑलरेडी ये डिटेल सिलेबस है, इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें जोड़ दें, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो 2020 वाली जोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा कुछ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में जोड़ी जा सकती है। हालांकि अपने आप में ऑलरेडी दोस्तों ये आपका डिटेल सिलेबस है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। अभी तक तो यही कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब आपके फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे तब जाके 100% ये चीज़ पुख्ता हो जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों कि रणनीति क्या रहनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपकी 2 चरणों में परीक्षा होने वाली है, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। पहला स्क्रीनिंग का है, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा का है। तो दोनों की आपने साथ दोस्तों यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके दोस्तों ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि आपको स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद दोस्तों ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से लेकर 4 महीने मिल सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपसे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। और सब्जेक्ट में दोस्तों जो प्रश्न होते हैं उनका लेवल होता है काफ़ी अच्छा होता है, और प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। साइंस के स्टूडेंट के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। 200 क्वेश्चन करने हैं केवल 3 घंटे में, तो आपको सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। और 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर, और इसी के आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि स्क्रीनिंग में चाहे आप 150 में से 150 भी ले आओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 200 मार्क्स में से ही आपके जो मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे आप स्क्रीनिंग में टॉप कर दो, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसके आधार पर होगा। तो समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल आप स्क्रीनिंग परीक्षा पर ही फोकस नहीं कर सकते, और ना ही केवल आप सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। खाली सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं निकलेगी, तो मेंस में कहाँ से बैठोगे? और केवल स्क्रीनिंग में बैठोगे तो फिर दिक्कत आएगी मेंस को क्वालिफाई करने में, क्योंकि 3 महीने बिल्कुल भी इनफ नहीं है अगर आप अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। क्योंकि आप लेक्चरर बनेंगे दोस्तों उस सब्जेक्ट के, तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट में स्पेशलिटी तो होनी चाहिए, आप उसमें एक विषय विशेषज्ञता तो उसमें होनी चाहिए। तो उससे संबंधित आपके प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। आफ्टर ऑल आप एक लेक्चरर बनेंगे, ठीक है ना, वही सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है। तो ध्यान रहे कि आपको दोनों को दोस्तों यहाँ पर साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि किसको आधार बनाया जाए। देखिए सबसे पहली बात है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप आधार बनाइए। किसके? यूकेपीएससी के, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं आप उनको देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसके दोस्तों? प्रारंभिक परीक्षा के, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जैसे कि पीसीएस की होती है, लोअर पीसीएस की होती है, वन क्षेत्राधिकारी की होती है, समीक्षा अधिकारी की होती है, ठीक है ना, और भी अन्य परीक्षा हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये पाएंगे कि यूकेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसका स्तर क्या है? बेसिक सा स्तर होता है। जनरली क्या होता है? बेसिक स्तर होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि उनका ज़्यादा एम्फेसाइज होता है मीन्स पर। समझ रहे हैं? तो वही यहाँ पर भी है कि प्रारंभिक परीक्षा आप निकाल लीजिए, आपसे बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के, प्लस जनरल नॉलेज जैसी होनी चाहिए। अब यूकेपीएससी पे तो इतना भरोसा दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी से अलग है। यूके ट्रिपल एससी में आपका एक ही एग्ज़ाम होता है और एक ही एग्ज़ाम के बाद सीधे इन एंट्री, लेकिन जहाँ पर चरणों में परीक्षा होती है तो पहला चरण कंपैरेटिवली आसान होता है। तो ऐसे ही अगर आप यूकेपीएससी की बात करेंगे तो पहला चरण कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है। तो जब हम स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो पहला चरण है तो कंपैरेटिवली आसान होगा, फिर मेंस का लेवल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है और मेंस का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसको आप जैसे नॉमिनल जैसे प्रारंभिक परीक्षा होती है यूकेपीएससी की, उसके थोड़ा थोड़ा इक्विवेलेंट मान सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्तर रहेगा थोड़ा सा लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो कोई समूह या फिर आपकी पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी नहीं है, प्रवक्ता की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं। एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम जो कि स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है, एक स्पेशल जॉब है
तो वहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। हालांकि फिर भी कंपटीशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बच्चे जो हैं जिन्होंने मूवमेंट किया है फ्रॉम ग्रुप सी टू टीचिंग एग्ज़ाम, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ग्रुप सी में भी अब अपना अच्छा एप्टीट्यूड रखते हैं, प्लस यहाँ पर भी अच्छा कर रहे हैं टीचिंग में। तो इस तरह से धीरे धीरे अब यहाँ पर जो कंपटीशन है उसका लेवल दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर इसीलिए हम दोस्तों बोल रहे हैं कि आप जितने भी प्रीलिम्स जो परीक्षाएं होती हैं उनको थोड़ा सा देखिए। अब प्रीलिम्स की दोस्तों हम बात करें, क्योंकि हम केवल प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे। हालांकि अगर ये कोई लोअर पीसेस का एग्जाम होता या फिर अगर हमारा पीसेस का एग्जाम होता तो हम कहते हैं कि भाई प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलो, और हम फिर आपको बुक्स के बताते कि भाई आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्योंकि केवल और केवल आपका फोकस प्रीलिम्स निकालने पर होना चाहिए, केवल प्रीलिम्स निकालने पर। तो फिर वहाँ पर दोस्तों आपकी जो बेसिक बुक्स आती हैं जैसे जनरल नॉलेज की, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको नहीं मिल पाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको बाकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्यों बोल रहा हूँ। देखिए प्रवक्ता की जो परीक्षा है स्क्रीनिंग वाली ज़्यादा हुई नहीं, तो आपको ज़्यादा PYQs नहीं मिल पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इस पिछले वाला मिल जाएगा, उससे पहले वाला मिल जाएगा, एक दो मिल जाएंगे, उससे आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको अन्य एग्जाम के PYQs भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्हीं से आपके प्रश्न जनरली आते हैं, वही ज़्यादातर रिपीट भी होते हैं या उससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न आते रहते हैं। UKPSC पर तो भरोसा कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए शिक्षण अभिरुचि के तो नहीं मिलेंगे, इसको तो आपने प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। हमने दोस्तों काफ़ी क्लासेस करवाई हैं, आप उनसे दोस्तों प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे जो चैनल हैं जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे खंड 2 से, खंड 2 से लेके खंड 5, यानी कि 2, 3, 4, 5। इसके लिए तो दोस्तों आपको आराम से आप प्रीलिम्स के जो पेपर्स हैं उनको देखिए, उनसे काफ़ी हद तक दोस्तों आपको नॉलेज हो जाएगी। कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा जो प्रश्नों का स्तर होता है बेसिक होता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि आपकी कोई जनरल नॉलेज की सामान्य से बुक्स आती है, जैसे कि लूसेंट की बुक्स आती हैं या फिर घटना चक्र की बुक आती हैं, ठीक है। और भी कई सारी जो बुक्स आती हैं जो कि नॉर्मल होती है, चली चलाई बुक्स हैं। NCERT की बुक्स आती हैं, NCERT की स्पेशल। हालांकि आपको डिटेल NCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कोई निबंधात्मक एग्जाम तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके वो काम आ जाती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो आप पहले इनको पूरा करिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो और थोड़ा सा जो बुक्स आती हैं, थोड़ा जिसमें आपके क्या कहते हैं थोड़ा डिटेल दिया रहता है, जैसे कि हिस्ट्री की कुछ बुक्स ले सकते हैं, जैसे अजय रावत की आती है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, मेरा तो यही मानना है। आप क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है केवल जनरल नॉलेज से नहीं निकलेगा और ना ही केवल टीचिंग एप्टीट्यूड से निकलेगा, सभी को आपने कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा, ठीक है। नेट का सारा ले सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे चैनल हैं जो कि आपकी इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपकी जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप लगातार कई सारे बढ़िया यूट्यूब चैनल हैं जो कि इस समय पर करंट अफेयर्स लगातार देते हैं, उनको आप लगातार पढ़ते रहें, तो उससे भी आपका काफ़ी हद तक काम बन जाएगा। कोई इतना ज़्यादा इसमें बड़ा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। जनरल साइंस के लिए भी दोस्तों लूसेंट की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, तो कोई यहाँ पर समस्या नहीं आएगी। लूसेंट है, घटना चक्र है, ये काफ़ी चलती हैं और इनसे दोस्तों आपके प्रश्न आते ही आते हैं। इनको आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे प्रश्न ना आए, इनसे ही प्रश्न आते हैं, बार बार इनसे ही रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, ऑप्शन इधर उधर होते हैं बस, लेकिन आते ही प्रश्न है, ठीक है ना, वो समझने की आपको रहेगी। ऐसे ही उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ तो उत्तराखंड की चली चलाई बुक्स हैं जो कि नॉर्मल जो चलती हैं, उनसे भी आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए बिंसर आती है, लूसेंट की परीक्षा वाणी दोस्तों आती है, बहुत आसानी से दोस्तों आपकी ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ओके। बाकी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो इसमें भी काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं वो करवाते हैं, स्पेशली वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करवाते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप RS अग्रवाल की ओर को भी जा सकते हैं। RS अग्रवाल एक बहुत अच्छी बुक्स है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे इसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जिससे आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस आ जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, जो कि कॉम्बिनेशन में होती है, उसमें भी आपको लाइन वाइज से सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उससे देख सकते हैं। ये वहीं से दोस्तों ये उठाया गया, ये पूरा का पूरा सिलेबस भी वहीं से उठाया गया, तो आप इसकी ओर को जा सकते हैं। कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे काम हो जाएगा। 36 तरह की बुक्स लेके खाली अपना समय वेस्ट ना करें, ठीक है। इसके बाद सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में भी दोस्तों आपकी लूसेंट हिंदी आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है।
लूसेंट की हिंदी आती है, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक आदित्य पब्लिकेशन की भी चलती है जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी चलती है बुक, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये भी MCQ बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ेंगे तो आपकी ये बहुत हद तक मदद कर देगी, कोई भी इसमें समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इन बुक्स को लेकर आराम से इस तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों पढ़ना तो है ही, टीचर्स का गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन गलत दिशा में पढ़ते हैं, आपको सही दिशा में दोस्तों पढ़ना होता है, तो इसके लिए एक शिक्षक के गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो जितने भी अपने शिक्षक हैं उनसे भी संपर्क करते रहें, टाइम टू टाइम उनसे भी गाइडेंस लेते रहें। और ध्यान रखें कि देखिए एग्ज़ाम में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि LT की परीक्षा हुई, तो LT की परीक्षा में क्या होता है कि लोग बस सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वही MCQ पढ़ते हो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यही MCQ एज इट इज़ आ जाएगा एग्ज़ाम में। जनरली ऐसा नहीं होता है। देखिए MCQ डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, अलग अलग वे में पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसकी परख ली जा सकती है, उसको पूरी तरह से परीक्षा वहाँ पर ली जा सकती है। आपकी एनालिटिकल अप्रोच को वहाँ पर परखा जा सकता है। सीधे सीधे प्रश्न आने अब बंद हो गए, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। जो लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं उनको वहाँ पर फ़ायदा रहता है, तो वो आप दोस्तों करें। और क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी अच्छा वक्त है, 6 मंथ का आपके पास समय है, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी कमियों पर वर्क कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर आपकी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, एक आपकी मेंस परीक्षा होगी। ध्यान रखना कि स्क्रीनिंग परीक्षा में आपको मेरिट के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो आपका मेंस है, मेंस में भी दोस्तों आपका क्या रहेगा कि मेंस में भी आपका क्वालिफाइंग रहेगा, वहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई होने का खतरा रहता है। जैसे कि जनरल है तो जनरल के लिए वहाँ पर फिट बना हुआ है, 45% लाने हैं। इसके अलावा OBC की अगर हम बात करें तो 40% है, EWS के लिए भी 40% है। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है। बाकी SC/ST के लिए 35% है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया है, थोड़ा अलग है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उससे अलग है। ठीक, तो यहाँ पर जनरल के लिए 45 है, बाकी OBC के लिए 40%, EWS के लिए 40% है, बाकी SC/ST के लिए 35% है। इस टाइप का दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया है। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं मेंस के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेंस जहाँ पर कभी मुख्य परीक्षा होगी, जैसे अभी आप उत्तराखंड असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम देंगे तो ये क्राइटेरिया रहेगा। एक ही एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा का, तो ये क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप जनरल हैं तो 45% लाना अनिवार्य होगा, OBC है तो 40%, EWS तो 40%, इतना मिनिमम लाना होगा, फिर मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और अभी टीचिंग जब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग का अभी क्वालिफाइंग का एकदम अभी श्योर नहीं है, क्योंकि उसका अभी एकदम फिक्स नहीं है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसका कोई अगर मुझे पर्टिकुलर जियो मिलेगा तो फिर मैं तभी जाके बात करूंगा, कोई ना कोई साक्ष्य रहेंगे, तब जाके दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि आप इसको समझ सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आप इसमें मेरिट के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में महत्वपूर्ण सुझाव हमारी ओर से कि आप इसको किस तरह से रणनीति बना सकते हैं UKPSC की परीक्षा के लिए। खासकर हम बात करें प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, तो इस तरह से आप दोस्तों प्रिपेयर करिए और बढ़िया तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना के प्रिपेयर करें, तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दोस्तों क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपकी और जो क्वेरीज़ हैं उनके आंसर देंगे। ज़्यादातर बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर UKPSC प्रवक्ता के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज क्या रहेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में दोस्तों उसमें चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।